हाय हेलो बच्चों। आज वीडियो का 5वां दिन है और अच्छा खासा ही परफॉर्मेंस रहा, लेकिन कुछ लोग देख रहे हैं, कुछ लोग नहीं देख रहे हैं। देखो बाबू, आप पूरा वीडियो वॉच करो। क्यों? क्योंकि ये आप जब तक अपनी जिंदगी में कंटिन्यूसी नहीं लाते हो, आप कंटिन्यू नहीं कर पाते हो, तब तक आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते। किसी भी चीज के लिए कुछ ना कुछ त्यागना पड़ता है। किसी चीज को पाने के लिए एक चीज खोना पड़ता है। अगर आप वक्त खो रहे हैं तो हो सकता है कि भविष्य का आप इंजीनियर बन सके। तो सो गाइस, ध्यान रखो कि पूरा वीडियो वॉच करो, ठीक है। और कल 5 तारीख से बैच ऑफलाइन स्टार्ट हो रहा है। सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर आइए। जो भी हमारे विद्यार्थी हैं जो रेगुलर मुझसे जुड़े हुए हैं वो सब आ सकते हैं, ठीक है। और जो नहीं भी हमसे जुड़े हुए हैं वो अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो वो भी आ सकते हैं, ठीक है। तो कल आपका 10 बजे से बैच जो शुरू हो रहा है, सबको आइए, ठीक है। और आप जितने विद्यार्थी को जोड़ सकते हैं उसको जोड़िए, ठीक है। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, और लाइफ में 3 चीजें, मेहनत मेहनत और भरोसा और ईमानदारी, ये 3 चीजें अगर आप में है, मेहनत, ईमानदारी और भरोसा, अगर ये 3 चीज आप में है तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। इंसान के अंदर ये 3 गुण अगर है तो वह सक्सेस हो जाएगा, ठीक है। और आप सक्सेस होना देखो, मान लो तो जीत है, मान लो तो हार है, और ठान लो तो जीत है, ठीक है। जीत आपकी सोच पे निर्भर करता है कि आप कैसे सोचते हैं, ठीक है। तो अब मैं वीडियो शुरू करता हूं। कल मैं आपको ठोस के बारे में बताया था, ठोस के गुण बताए थे, और अब रह गया था धातु, अधातु और उपधातु। तो मैं उसका आज वीडियो बना रहा हूं। उससे शुरू करने से पहले मैं 3 चीजें आपसे चाहता हूं। आप अगर वीडियो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आप रेगुलर हैं तो वीडियो के लाइक करिए, और आप दोनों हैं तो वीडियो को शेयर करिए और दोस्तों को जोड़िए, ताकि मैं ये और मोटिवेट होकर वीडियो को और ज्यादा अच्छा वीडियो बना पाऊं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं बाबू, ठीक है। तो यहाँ मैंने कल बताया था पदार्थ के वर्गीकरण में, जिसमें धातु का बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ, तत्व के बारे में भी चर्चा कर चुका हूँ। तत्व में मैं 3 चीजें बताया था, धातु, अधातु और उपधातु, जिसमें से धातु हो चुका है और धातु मेरे पास मैं यहाँ लेकर उपस्थित हो गया हूँ। अब अधातु क्या है? तो वैसा पदार्थ जिससे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं होता है, उसे हम अधातु कहते हैं। एकदम सरल परिभाषा है बाबू, अधातु की एकदम सरल परिभाषा है। कह रहा है कि जब वैसा पदार्थ जिससे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं होता है, उसे हम उस पदार्थ का अधातु कहते हैं। जैसे बाबू देखो, ये कथी है? अधातु है, ठीक है। यहाँ अगर हम तार सटाएंगे तो यहाँ करंट लगेगा का? नहीं ना लगेगा। जब यहाँ से करंट यहाँ नहीं पहुंचेगा तो इसको क्या कहेंगे? हम अधातु कहेंगे। अगर सेम जगह पर मैं अगर कोई रॉड से ले लेता हूँ तो रॉड हमारा क्या करेगा? ये जैसे मान लीजिए कि आप रॉड ले लेते हैं, इतना ही मोटा कोई रॉड ले लेते हैं और हीमा तार सटाते हैं, तो हीमा करंट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो वह धातु हो गया। लेकिन जब हीमा सटाने पर हीमा करंट नहीं पहुंचता है, इसका मतलब कथी है? अधातु है। तो वही बात है कि देखिए, वह ऐसा पदार्थ जिस इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं होता है, उसे हम अधातु कहते हैं। जैसे में देखिए बाबू, जैसे में लकड़ी के बारे में नेचर तो आप जान ही रहे हो कि लकड़ी का नेचर कैसा होता है। कार्बन के बारे में तो आप जानते हो, नाइट्रोजन, सल्फर आदि, ठीक है। ये लोग कथी कहलाएंगे? अधातु कहलाएंगे। बहुत तमाम चीजें पढ़ेंगे बाबू अधातु के बारे में, बहुत ऐसी चीजें जो पढ़ना है, इसका भौतिक गुण, रासायनिक गुण यहाँ नहीं पढ़ना है। बस वेट करो थोड़ा दिन, मैं बेसिक चीजें खत्म कर दूं, तब आपको देखो, जब तक आप बेस नहीं मजबूत करोगे तब तक आप क्या मतलब, कोई देखो क्या होता है, आज पढ़ते कल भूल पर आ जाता है। आज हम पढ़ते कल हम भुला देते हैं। क्यों भुला देते हैं? क्योंकि हमारा बेस मजबूत नहीं है। अगर बेस मजबूत रहेगा तो आपका आज का पढ़ा हुआ कल भी याद रहेगा। थोड़ी सी बस देखने की जरूरत होती है। तो इसलिए बेस मजबूत करो और वीडियो भगा भगा के मत देखो।
कोई बातें आपको बताई जा रही है, इसका मतलब है कि वो आपके लिए है। ठीक है, पूरी वीडियो वॉच करो। चलिए बाबू देखिए यहाँ पे, अब इस अधातु के गुण के बारे में हम जान लेते हैं। अधातु के गुण, अधातु में विशेष प्रकार की चमक नहीं होता है। यहाँ मेल छूट गया, लिख लीजिएगा। अधातु में विशेष प्रकार की चमक नहीं होता है बाबू। धातु में विशेष प्रकार की धातु में विशेष प्रकार की चमक होता है, लेकिन अधातु में कोई किसी प्रकार की चमक नहीं होता है। लेकिन एक अपवाद में है आयोडीन। आयोडीन अपवाद में है। आयोडीन क्या है, अपवाद में ये चमकीला होता है। चमकीला, ठीक है, चमकीला होता है। आयोडीन क्या होता है बाबू, चमकीला होता है। चमकीला कहने मतलब आयोडीन क्यों होता है, देखिए बाबू, अपवाद कहने का मतलब वैसा आदमी जो रूल को नहीं मानता है उसे हम अपवाद में रख लेते हैं। वो आदमी उस वर्ग में है लेकिन वो बात को नहीं मान रहा है, उसे हम कहते हैं ये अपवाद है, छोड़ो इसको, ये तो मानने वाला है नहीं। हम उसी पे नियम और कानून लगाते जो मान सकता है। अगर आप आदर्श विद्यार्थी हैं, वीडियो देख रहे हैं, कापी कलम लेके बैठे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो आप एक आदर्श विद्यार्थी हैं। आप इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपको लाइफ में कुछ करना है, लेकिन आप नहीं पढ़ सकते, इसका मतलब है कि आपको लाइफ में कुछ नहीं करना है। आप नोट्स नहीं बना रहे हैं, इसका मतलब है आप लाइफ में कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिए आप नोट्स बना, पहले लिखो, तब आप उसको दिमाग पे रखोगे। आज कल कहोगे कि वीडियो कहाँ खोजोगे वीडियो, इसलिए जो पढ़ रहे हैं उसको लिखो। ठीक है, यही अपवाद में होता है। अपवाद में आयोडीन क्या होता है बाबू, आयोडीन में एक विशेष प्रकार की चमक होता है। अधातु उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। अधातु उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है बाबू। अधातु क्या होता है, उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। इसका भी अपवाद है बाबू। अब उष्मा का, पहले हम उष्मा को जानते हैं। उष्मा जैसे मैं कल बताया था कि एक स्थान से दूसरा स्थान तक पहुंचता है, उसे हम कथी कहते हैं, किसी माध्यम से एक स्थान से दूसरा स्थान तक पहुंचता है, उसे हम कथी कहते हैं, उष्मा का। जैसे मैंने कल बताया था कि घूर में कोई वस्तु डाल देते हैं, घूर जैसे आग ही लगाते हैं ना जी, चूल्हा वगैरह में कुछ वस्तु डालते हैं तो इसको क्या होता है, यहाँ छड़ गर्म होता है तो इसके यहाँ तो गर्म हो जाता है, लेकिन लकड़ी को डालते तो यहाँ तो नहीं गर्म होता है क्योंकि ये उष्मा का सुचालक नहीं है। अब इसका भी एक अपवाद है, इसका एक अपवाद है। उष्मा का सुचालक अधातु होते हुए भी वो वस्तु है जो अपवाद में है, जिसका नाम है अबरक। अबरक कौन है बाबू, अबरक। अबरक के बारे में आप लोग जानते होंगे, बिहार में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है अबरक। अबरक में बिहार आत्मनिर्भर हो सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसमें अबरक का ज्यादा उत्पादन किया जाता है बिहार और झारखंड में। चलिए बाबू, अबरक कैसा होता है, जिससे अबीर, पहले का जमाना में अबीर और अभी के भाखड़ा सिंदूर जो होता है ना, जिसमें शादी वगैरह में यूज किया जाता है, लड़की के जिसमें मांग भरा जाता है, उस सिंदूर को देखिएगा तो उसमें अबरक रहता है, चमकीला चमकीला होता है। मैं इसका अबरक का मेन उपयोग बता रहा हूँ बाबू कहाँ है। जैसे आप क्या होता है, इलेक्ट्रिक आयरन के बारे में कल चर्चा किया था कि आप जब आयरन से चर्चा किया था, जब आयरन आप करते हैं तो यहाँ पे नाइक्रोम का तार होता है जो आग को गर्म करता है और इसमें करंट काफी मात्रा में होता है, लेकिन हमें फिर भी करंट नहीं लगता है। क्या है, कभी हाँ आप उसका आयरन को नीचे टच करके देखे हैं, आपको करंट नहीं लगता होगा। क्यों नहीं लगता है, सोचो, साइंस है बाबू। साइंस सोचने से उत्पन्न होता है, जितना सोचोगे उतना आगे जाओगे। ठीक है, हाँ, लेकिन पॉजिटिव सोचोगे, निगेटिव कभी नहीं। ठीक है, तो जैसे यहाँ होता है अबरक, अबरक यहाँ लगा हुआ रहता है, अबरक का एक परत लगा दिया जाता है और उसी पे हमारा नाइक्रोम का तार होता है। क्या होता है, नाइक्रोम का, उसके ऊपर लोहा होता है, इसके बीच में फिर नाइक्रोम का अथी घुसा दिया जाता है, क्या बोलते हैं उसको, अबरक घुसा दिया जाता है। और जिसके क्या होता है कि ये नाइक्रोम का तार जैसे गर्म होता है, तो जैसे गर्म होता है तो ये पदार्थ भी धीरे धीरे गर्म होने लगता है और जिसके कारण हमें वो आयरन करने में मदद मिलता है, लेकिन करंट नहीं आता है, क्योंकि अबरक उष्मा का सुचालक होता है और विद्युत का कुचालक होता है। ये अपवाद है बाबू। अबरक एकमात्र ऐसा धातु है जो उष्मा का सुचालक और विद्युत के कुचालक, एक गुणवा में दो बात कह रहे हैं, उष्मा के सुचालक और विद्युत का कथी, कुचालक। हिमा घुसा दे तो हे पार ना जाए दी, लेकिन ये गरम हुई तो हे पार को गरम का आ जाए। कितना सुंदर बात है, प्रकृति ने हमारे लिए क्या क्या बना के रखा है कि नहीं। इंटरेस्टिंग बात है कि नहीं बाबू, एकदम इंटरेस्टिंग बात है ये। अब बात कर लेते हैं विद्युत का सुचालक। अब कुछ यहाँ जो है, अब इसका भी वो अपवाद है। आप कार्बन के दो बेटा, कार्बन के कई गो बेटा,
कार्बन के दो बेटा, राम के दो बेटा, लोग कहते हैं ना राम के चार बेटा एको ना काम के, लेकिन कार्बन के दो बेटा सब काम का, सब काम का है बाबू। कार्बन यहाँ पे दो इसके बेटा है, जिसको हम कार्बन के अपरूप बोलते हैं, अपरूप, कार्बन के अपरूप। तो कार्बन के दो बेटा, एक बेटा है बाबू ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट, और दूसरा बेटा हीरा है बाबू। कौन है? हीरा। ये तो अलग गुण है इसके। ये होता है विद्युत का सुचालक, ठीक है, ये विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। ये अपवाद में है बाबू, इसके अपवाद में क्या है यहाँ पे लिख रहा है, अधातु का जो होता है ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। तो कुचालक में हमारा ग्रेफाइट का होता है, विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि ये कार्बन है तो अधातु हुआ, लेकिन ये ग्रेफाइट इसका अपरूप है और ये क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है बाबू। ये जैसे यहाँ पे है ना, जिसमें अब्रक, जैसे पेंसिल आप देखे ना, पेंसिल, तो पेंसिल पे जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे पेंसिल है बाबू, तो ये पेंसिल जो होता है ना, पेंसिल, तो ये ही हमारा ग्रेफाइट है और ये उसमें विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकता है। इसलिए इधर छील लीजिएगा, इधर छील लीजिएगा, बोर्ड में हाथ में से नंबर तो कभी घुसेगा तो आपको करंट लग सकता है, जोर का झटका लग सकता है, ध्यान रखिएगा बाबू। नेक्स्ट देखिए बाबू, ये हो गया कार्बन के दो अपरूप है, हीरा और ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का होता है विद्युत का सुचालक होता है, क्यों? क्योंकि वो अधातु होते हुए विद्युत का सुचालक होता है, अपवाद में है बाबू। चलिए बाबू, कहाँ पे आ जाए, 3 नंबर को डिस्कस कर लेते हैं। अधातु कमरे के ताप पर गैस अवस्था में पाया जाता है। बात तो सही है बाबू, सारे के सारे अधातु कमरे के ताप पर गैस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन एकमात्र इसमें भी अपवाद है। एकमात्र एक ऐसा अधातु है ब्रोमीन। कौन बाबू? ब्रोमीन। ब्रोमीन एकमात्र ऐसा अधातु है, ब्रोमीन एकमात्र ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। कौन अवस्था में पाया जाता है बाबू? द्रव अवस्था में। याद रखिएगा इसको, कभी कभी ये भी पूछा गया है, सवाल है कि कौन ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ब्रोमीन एकमात्र ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्लियर है बाबू? समझ में आ रहा है ना? ठीक है। समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिखो मुझे, ठीक है। आप लोग बहुत कंजूस हो, कमेंट करने में भी आप लोग को क्या दिन पैसा लगता है का दो ना, आप लाइक करोगे तो पैसा लगेगा, ना देखोगे तो पैसा लगेगा, और ना आप कमेंट करोगे तो पैसा लगेगा। कमेंट करो बाबू, पूछो कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या समझ में आया क्या नहीं आया। चलिए बाबू, अधातु आघात वर्धनीय होता है, नहीं होता है, सॉरी, अधातु आघात वर्धनीय नहीं होता है। जैसे अब मान लो ये ग्रेफाइट है बाबू, एकरा के मारिए ना, एक हथौड़ी मारिएगा चकनाचूर उड़ जाएगा, एकरा के मारा एक हथौड़ी चकनाचूर हो जाता है, आघात वर्धनीय कैसे हो गया? ये आघात वर्धनीय कभी नहीं हो ही नहीं सकता, इसलिए इससे आघात वर्धनीय नहीं होता। आघात वर्धनीय कहने का मतलब मारने के बाद चपटा हो जाए लेकिन टूटे ना, ठीक है। अब आ जाइए बाबू यहाँ पे, इस पर हथौड़ा मारने से चूर चूर हो जाता है, जैसे मैं अभी बताया आपको। जैसे इस पर आघात वर्धनीय नहीं है तो हथौड़ा जैसे ही मारेगा चूर चूर उड़ जाएगा, चकनाचूर हो जाता है। चलिए बाबू, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इसमें टन टन की आवाज नहीं आता है। धातु पर मारने पर टन टन की आवाज नहीं आता है, ये आप भी जानते हैं। चलिए बाबू, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए, धातु हो गए। देखिए बाबू, जो टॉपिक खत्म हो रहे हैं उस पर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है, कि टॉपिक फिर आएंगे आपको जब आप बेसिक खत्म हो जाएगा तब, ठीक है। अब यहाँ उपधातु मैंने ले रखा है, ठीक है। तो वैसा पदार्थ जिसमें धातु और अधातु के दोनों गुण विद्यमान रहता है उसे हम क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, सिलिकॉन, ठीक है। आर्सेनिक, एंटीमनी, सिलिकॉन भी आप लिख सकते हैं। आर्सेनिक भी होता है, एंटीमनी भी होता है, सिलिकॉन भी होता है। ये लोग क्या होता है? उपधातु होता है बाबू। जर्मेनियम भी एक नाम है, जर्मेनियम को भी हम उपधातु कहते हैं। वैसा पदार्थ जिसमें धातु और अधातु के दोनों गुण विद्यमान रहता है उसे हम उपधातु कहते हैं। जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, सिलिकॉन, और एक में आप कह सकते हैं एक और चीज है जिसका जर्मेनियम, वो भी उपधातु के श्रेणी में ही आते हैं। अब बात हम कर लेते हैं बाबू, ये तो आपने देखा कि उपधातु के बारे में। अब बात कर लेते हैं हम यौगिक के बारे में। देखो, तत्व खत्म हो चुके, तत्व के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैं छोड़ रखा हूँ। जब मैं शुरू करूंगा इसका मतलब विस्तृत पाठ, तो उसमें आपको फिर से चर्चा करूंगा। फिलहाल आपने बेसिक पढ़ा कि इसमें मतलब धातु
धातु और उपधातु के बारे में, तत्व के बारे में। अब पढ़ रहे हैं हम लोग यौगिक के बारे में। तो यौगिक कंपाउंड क्या है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कंपाउंड, ठीक है। यौगिक तो जो वैसा पदार्थ जिसमें एक या एक से अधिक तत्व मिलकर बनते हैं उसे हम यौगिक कहते हैं। वैसा तत्व जिसमें दो या दो से अधिक तत्व, ठीक है, दो या एक से एक या एक से अधिक तत्व मिलकर बनते हैं उसे हम कभी कहते हैं यौगिक कहते हैं। जैसे H2O, CO2, NH3, HCl आदि बहुत से तत्व हैं जो जिसको हम यौगिक बोलते हैं। अब सुनिए, यौगिक होने का एक अनुपात होता है, एक निश्चित अनुपात होता है। तब हम देखो किसी भी चीज को मिश्रित किया जाता है, मतलब मिलाया जाता है, अभिक्रिया करता है तो एक निश्चित अनुपात में करता है और वह हमेशा उस नियम को पालन करता है। जैसे आपने प्राउड्स का निश्चित अनुपात पढ़ेंगे, बहुत सारे जो है आप निश्चित अनुपात के भी नियम बढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा सा भी बाबू ये क्लासेस जो चल रही है अभी थोड़ा सा बेसिक है, इसको एडवांस नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपने क्लास छोड़कर भाग जाओगे। क्यों? जैसे एडवांस करेंगे आप क्लास छोड़कर भाग जाओगे। जब तक बेसिक मजबूत हो जाता है तब आपको एडवांस भी दिया जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत ना है, ठीक है। तो देखिए मैं H2O की चर्चा कर लेता हूँ थोड़ा सा। H2O जैसे देखिए किसी भी जल को किसी भी स्रोत से प्राप्त करेंगे तो ये हमेशा एक ही अनुपात में रहेगा। जैसे देखिए बाबू निश्चित अनुपात के नियम जब हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। फिर यहाँ पे फिर भी देख लीजिए, यहाँ पे H2 है, 2 है और ऑक्सीजन का है 1 है, ठीक है। यानी कि इसको लिख सकते हैं 2:1 लिख सकते हो। अब देखिए बाबू इसको अनुपात में बदलना है तो इसका अनुपात कितना होगा, ये तो इसका अणु का अनुपात है बाबू, 2:1 इसका अणु का अनुपात है। बट इसके अनुपात में बताता हूँ, इसका द्रव्यमान का अनुपात जो होता है, द्रव्यमान इसके कितना होते हैं, हाइड्रोजन के 2, मतलब H2 है इसलिए 2। आप ऐसे लिख सकते हो 1×2 आप प्लस ये कितना है 8 है, तो मतलब 1×8 × 16 होता है इसके द्रव्यमान, तो इसलिए 2 + 16 बराबर कितना 18 हो गया, ठीक है। अब चलिए बाबू इसके बाद हम कर लेते हैं इसका टोटल द्रव्यमान कितना आ गया, AMU कितना आ गया बाबू, इसका H2O का टोटल द्रव्यमान कितना आ गया 18 आ गया। लेकिन अगर हम बात कर ले थोड़ा सा इसके अनुपात के तो 2:16 लिखेंगे, ये कटेगा 1:8, यानी कि हमेशा किसी भी स्रोत से आप जल को प्राप्त करो तो हमेशा 1:8 में पाए जाएंगे, ठीक है। 1:8 में प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा। चलिए हम मान लीजिए CO2 के बारे में आपको बताते हैं। यहाँ देखिए CO2 के बारे में देखिए। अब यहाँ पे मैं CO2 को ले लेता हूँ, ठीक है। और कार्बन का है 1, ऑक्सीजन का है 2, यानी कि इसको 1:2 या अणु का अनुपात हो गया, अनुपात 2 अणु का अनुपात है बाबू द्रव्यमान के। और इसके द्रव्यमान कितना हो जाएगा पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो कार्बन का है 1, तो 1 गुणे कार्बन के पास द्रव्यमान कितना होता है 12 प्लस, सबके बारे में बताएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। द्रव्यमान इसका द्रव्यमान की भी क्लास लेंगे, आप टेंशन क्यों लेते हैं, इसका भी क्लास लेंगे, टेंशन मत लीजिए, सभी चीजें क्लियर कर दूंगा। फिलहाल देखो और उतारा मत कीजिए तो समझ में नहीं आ रहा, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी, बस थोड़ा सा बेसिक है देख लो। ऑक्सीजन का है 2, तो 2 और एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है 16, इस तरह से 12 + 32 कितना हो जाएगा 44 AMU, ठीक है। आप टेंशन नहीं लोगे। चलो बाबू अब इसको देख लेते हैं। 32 में है 12 को, तो 12/32 कटेगा क्या, 4×3 12, 8×4 32, 8×4 4×3 12 और 8×4 32, यानी कि 3:8, यानी कि H2O CO2 का अनुपात कितना आ गया 3:8 आ गया। इस तरह से आप एक यौगिक के अनुपात को भी पता कर सकते हैं कि कौन कितना अनुपात में मिला है, ठीक है। इसमें 2 तत्व आसानी से मिलते हैं, 2 या 2 से अधिक तत्व मिलते हैं, ठीक है, 2 या 2 से अधिक तत्व मिलते हैं। और ये क्या होता है, ये कंपाउंड तो मिल के बनते हैं, ठीक है। और इस तरह से मतलब तत्व कंपाउंड का निर्माण होता है, ठीक है। आगे देखिए इसके गुण के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए बाबू थोड़ा सा ये आवाज जो आ रहा है जिसकी वजह से मैं वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ, मुझे बहुत ज्यादा वेट करना पड़ रहा है। कल इसके यौगिक के गुण और मिश्रण मैं कल आपको प्रोवाइड करूंगा। तब तक के लिए इतना ही। और जाते जाते मैं आपसे हमेशा 3 चीजें मांगता हूँ। पहला, आप नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। दूसरा, अगर आप पुराने हैं, रेगुलर हैं तो वीडियो को लाइक करिए। और तीसरा, इस वीडियो को शेयर करिए और आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और
आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, जिस भी ग्राम में से आप जुड़े हुए हैं उस सारे ग्राम में आप इस वीडियो को पोस्ट करिए ताकि इसके व्यूज थोड़ा बढ़े और सब्सक्राइब हो जाए ताकि मैं लाइव आ सकूं। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।